नमस्कार, मैं साहू सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में हम आपको आपके सेमेस्टर के जो मटेरियल्स हैं उनको पीडीएफ के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको स्टडी कराने का काम कर रहे हैं और ये प्रयास है कि आप इसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे होंगे। और इसी में मैंने आपके ग्रुप में प्रैक्टिकल का एक और पार्ट डाला हुआ है जिसमें हम ध्यान विस्तार का मापन करेंगे। ध्यान विस्तार के मापन के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल है क्या चीज़। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम व्यक्ति विशेष के ध्यान की विस्तार कितना है ये मापन करने का प्रयास करेंगे। इसके कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य को जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में पुराने समय पे ऐसा हुआ करता था कि ध्यान को एक मानसिक शक्ति के रूप में जाना गया कि ध्यान जो है वो एक मानसिक शक्ति है। कुछ समय तक ये धारणा चली, उसके पश्चात इस धारणा का खंडन हुआ और उसके पश्चात ध्यान को मानसिक शक्ति न कहकर मानसिक तत्परता के रूप में सामने रखा गया कि मानसिक तत्परता ध्यान को परिभाषित करता है। लेकिन ये मान्यता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और उसके पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने एक और निष्कर्ष निकाला कि मानसिक प्रक्रिया को सही रूप में ध्यान के लिए परिभाषित किया जा सकता है। मतलब ध्यान को जो वेल डिफाइन करता है वो मानसिक शक्ति नहीं है, मानसिक तत्परता नहीं है, बल्कि मानसिक प्रक्रिया है। तो हर कार्य में, मानसिक कार्य में जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और इसी रूप में हम जानेंगे कि मानसिक प्रक्रिया क्या है। इसको जानने के लिए जब हम ये जानते हैं कि मानसिक प्रक्रिया क्या है तो इसको मैं समझाता हूँ कि ध्यान, जैसा कि हमने पहली कक्षा, पिछले और कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ध्यान जो है, ध्यान की प्रक्रियाओं में उनको जब समराइज करके देखते हैं तो ध्यान को 3 रूपों में समझा जा सकता है। मानसिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है अगर कहा जाए तो 3 प्रकार की होती है। मानसिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? यस, 3 प्रकार की होती है और वो है, आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, पढ़ें, याद है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से मानसिक प्रक्रिया को किया जाता है। तो यही प्रयोग जो है हम भी करने वाले हैं और उसके लिए जैसे कि आप जो और भी प्रैक्टिकल आपको जो पीडीएफ के माध्यम से मिले, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमको एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, चलित मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और उस मशीन के माध्यम से प्रयोज्य को हम वो कार्य कराएंगे। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिनको मैं आपको बताता हूँ और पहले इसके लिए समझ जाइए कि क्या करना है। सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि हम ये ध्यान विस्तार का मापन क्यों कर रहे हैं और ये ध्यान विस्तार का मापन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जान सकें कि ध्यान है क्या, ध्यान का विस्तार। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से एकाग्रचित होकर हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और उसके आधार पर उनका मानसिक शक्ति का विकास या विस्तार होता है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसी क्लास में बैठकर उन चीज़ों को नहीं सीख पाते जो बाकी बच्चे सीख रहे हैं। तो इसलिए हमको ये जानने का बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगा कि ध्यान विस्तार क्या है, ध्यान विस्तार किस तरीके से मापन किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान कितना विस्तार हो सकता है, इसको कैसे मापन करें। छोटा बच्चा है, अब उसको ये हमको समझना है, वो तो नहीं बताएगा कि मुझे ये समझ में आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आया। बड़े होने के बाद बड़ी कक्षाओं में बच्चे बताते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है सर, ये चीज़ समझ में नहीं है, फिर से बताइए। तो ये कौन करते हैं? बड़े बच्चे करते हैं। लेकिन छोटा बच्चा करेगा क्या? नहीं, उसको नहीं समझ में आया, चुपचाप बैठा रहेगा और चुपचाप से बैठ के बोलेगा समझ में आएगा, सिर्फ समझ में आया, हाँ सर। तो ये नहीं होना चाहिए। हमको समझना पड़ेगा, टीचर की जिम्मेदारी है कि हम कैसे जानें कि उसका ध्यान विस्तार कितना है,
वो कितनी बातों को समझ सकता है, कितनी चीज़ों को सीख सकता है, उसके दिमाग का विस्तार कितना होता है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। इसी चीज़ के लिए हम ध्यान विस्तार, स्पैन ऑफ अटेंशन, इस प्रैक्टिकल को करते हैं और प्रयोज्य जो हमारे स्टूडेंट होंगे हम उनको जान सकते हैं कि उनके ध्यान का विस्तार कितना है, किस हद तक वो चीज़ों को समझ सकते हैं, उनमें एकाग्रता कितनी है। इन चीज़ों को जानने के लिए हम प्रैक्टिकल को करते हैं। जो बिंदु आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उसको नोट करते जाइए, ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसको समझते जाइए। तो 3 प्रकार से मानसिक प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी बताइए? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं को हमको करना है। एक प्रैक्टिकल में तीनों चीज़ें होंगी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ये समझते हैं कि ध्यान, ये इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझना है कि ध्यान क्या है, तो विशेष रूप में उद्दीपन का प्रभाव। देखिए, हम जब पढ़ाते हैं, कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ाते जाऊँ, आपको समझ में आता जाए। मेरी कुछ चीज़ें आपको बहुत सटीक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जब मैं लिखूँगा तो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ। हो सकता है कुछ खास चीज़ें जो आपके दिमाग में घर कर जाए, फिर गांठ बन जाए। बोलते हैं ना कि सर ने कुछ ऐसा बताया जो दिमाग में गांठ बन गई, या फिर गांठ बांध दो, तो उस तरीके से कुछ ऐसा होता है, कुछ बोर्ड में कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको कोई बच्चा विशेष रूप से ध्यान में संग्रहित कर लेता है, तो वो उसको लाइफ टाइम तक काम आता है। उन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पे ध्यान विस्तार का मापन करते हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, किन चीज़ों को हमको बोर्ड पे लिखना चाहिए और कैसी चीज़ों को हमको बोर्ड पे लिखना चाहिए ताकि उनके ध्यान का विस्तार ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी खास उद्दीपन का प्रभाव व्यक्ति विशेष या स्टूडेंट, छात्रों पे ज़्यादा पड़ता है। ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको न लिखी जाए बोर्ड पे, जो निरर्थक हो और जिनका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। हमको ऐसी चीज़ों को रखना पड़ेगा जिनका ध्यान विस्तार व्यक्ति विशेष या उद्दीपन के ऊपर, वेरिएबल्स जो बच्चे समझ रहे हैं, हमारे छात्र हैं, उनके ऊपर ज़्यादा पड़े। ऐसी चीज़ों को हमको बोर्ड में ज़्यादा स्थान देना चाहिए। इसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला वही चीज़ कि हमको ध्यान विस्तार के बारे में समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़, और किन चीज़ों को बोर्ड पे लिखा जाना चाहिए, मतलब उद्दीपन कौन कौन से हैं, किन वस्तुओं का या किन उद्दीपनों का ज़्यादा प्रभाव बच्चों के दिमाग में पड़ता है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, और इन्हीं चीज़ों को हमको बोर्ड में लिखना है। बाकी चीज़ों से बचना है, रुकना है, और इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि बोर्ड में कौन सी चीज़ें लिखी जाएँ, कौन सी चीज़ें ना लिखी जाए। ये स्किल में भी बताया जाता है। तो वो जो स्किल आया हुआ है वो यहीं से आया हुआ है कि बच्चों का, जैसे आप लोगों को बोलते हैं ना कि कलर चौक से लिखिए, कलर चौक का प्रभाव बोर्ड पे ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए बोला जाता है कि वो उद्दीपन का कार्य करता है। हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल उपयोग करने वाले हैं वो स्थिर उद्दीपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि स्थिर उद्दीपन विधि क्या है और क्या कहना चाहिए, स्थिर उद्दीपन में आपको क्या लाभ है, और स्थिर उद्दीपन में किन बिंदुओं को समाहित किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी बात चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल है हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हमको ध्यान विस्तार, कॉन्सेंट्रेशन और स्पैन ऑफ अटेंशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा और आप कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। फिलहाल मैं भी आप लोगों को इसके बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करूँगा। उस मशीन को लाऊँगा, उस यंत्र को लाऊँगा जिसके माध्यम से आप उस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं और सीख सकते हैं। एक प्रयोज्य के माध्यम से उसको करेंगे। फिलहाल हम अभी ये जानते हैं कि उद्दीपन, तो विशेष रूप से उद्दीपनों का, और खास रूप से विशेष प्रकार के उद्दीपनों का। क्यों? क्योंकि उद्दीपन तो हर वो चीज़ होगी जो आकर्षित करती है, या फिर मैं यहाँ पे जो रखूँगा, जैसे मैं कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे लेके आता हूँ तो वो एक उद्दीपन होगा, लेकिन वो विशेष उद्दीपन होगा कि नहीं, आपके लिए वो ध्यान का विस्तार करने के लिए कारगर है कि नहीं, इस चीज़ को जानना एक टीचर की जिम्मेदारी है, और उसको आप करते हैं कि नहीं, ये टीचर करता है कि नहीं, उनकी परख आपको है कि नहीं। इन सारी चीज़ों के लिए ये प्रैक्टिकल को तैयार किया गया है और आप इससे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि किसी विशेष उद्दीपन का प्रभाव व्यक्ति विशेष या फिर छात्र विशेष के ऊपर पड़ता है और ये उसके ध्यान के ऊपर पड़ता है। तो इसी रूप से जब हम देखते हैं तो
ध्यान को केवल ध्यान ना बोल के हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, ध्यान देना। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ध्यान अब केवल एक वर्ड नहीं रह गया ध्यान, अब क्या बोला जाता है उसको, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। इस तरीके से हम ध्यान वर्ड को सामने रखते हैं या उसको समझाते हैं कि ध्यान दो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो, ये चीज़ बोलो ध्यान दो, केवल ध्यान नहीं बोलो, ठीक है। तो ध्यान देना मतलब एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाएंगे कि ध्यान क्या है। इसके आगे हम जानते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि ध्यान क्या है, इसी प्रकार से बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत से शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने ध्यान को परिभाषित किया है। उसको मैंने PDF में डाला हुआ है, आप उसको देखिए और पढ़िए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, वो कोटेशन है, वो कोटेड है, तो डेफिनेशन को देखिए और समझिए। जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें हैं, जो आपको समझा रहा हूँ वही चीज़ें हैं, उनको उन कोटेशंस को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ध्यान देना क्या है। और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के हिसाब से ध्यान क्या है, ध्यान का विस्तार क्या है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार की परिभाषाएँ दी गई और उसके बाद उन्हीं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा कुछ प्रयोग भी किए गए, ठीक है। जैसे हैमिल्टन है, हैमिल्टन ने किया है, और कूपर ने किया है, और बहुत से शिक्षा शास्त्री हुए, मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने ध्यान के ऊपर वर्क किया है। इसके आधार पे कुछ निष्कर्ष भी निकाले गए और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ प्रयोग भी किए और उन प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आए और उनमें ये आकलन किया गया और ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि एक निश्चित या संक्षिप्त अनावरण में 6 से 7 वस्तुओं को ही व्यक्ति देख पाता है, लेकिन किस तरह की, उनको हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार की वस्तुओं को देखा गया और किस तरह से उनको व्यवस्थित किया गया, तो ज़्यादा देखा गया, कब कम देखा गया और कब ज़्यादा देखा गया। तो ध्यान का विस्तार किन उद्दीपनों के लिए किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ आकलन किए गए, उसमें से देखा गया कि 6 से 7 बिंदुओं को एक संक्षिप्त अनावरण में, मतलब कहने को एक शॉर्ट टाइम पे उन वस्तुओं को एक निश्चित संख्या में देखा गया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया सेम के बीजों पे, कुछ वैज्ञानिकों ने पत्थर के टुकड़ों पे उसका प्रयोग किया, और कुछ वैज्ञानिकों ने दृश्य चीज़ों पे, दिखने वाली चीज़ों पे, पर्दे पे ऐसे करके उसको प्रयोग किया। तो उन्होंने पाया कि एक संक्षिप्त अनावरण में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 वस्तुओं को व्यक्ति देख पा रहा है, लेकिन उनका भी एक क्राइटेरिया है और उन्होंने जिस प्रयोग में और एक निश्चित निर्धारित पद्धति से उस प्रक्रिया को किया, उस प्रकार से उस प्रैक्टिकल को करने के बाद उन्होंने ये पाया। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था जहाँ पर क्या बोलना चाहिए, उस प्रैक्टिकल को किया जा सकता। वैसा सेम का बीज दिखाना है, मैं टेबल पे रख दूँगा, आपको दिखाऊँगा, आप देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं।